स्टैटिकल एब्स्ट्रैक्ट बाय CSO है वो तब आ सकता है जब आपने ठीक है ना टेबल की फॉर्मेट में यहाँ पे दिया था। स्टैटिकल डेटा यूजली एन असेंडिंग ऑर्डर स्टेटस के नाम से यहाँ पे जाना जाता है लैटिन वर्ड। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का DC लाइन CS एंड CMA वाले चैनल पे। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। क्या होता है स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और यहाँ पे बेसिकली हम लोग तीन चीज़ों की बात करेंगे। एक होता है आपका स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा क्या होता है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होता है, देन इसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डायग्राम की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कुछ आपके इलस्ट्रेशन यानी एग्जांपल के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन थे और कैसे हमें इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स बिगिन। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, जिसमें देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग इसमें क्या क्या कवर अप करने वाले हैं। तो स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, है ना, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, जो हम टॉपिक्स आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको जानना हो नो अबाउट द डेटा कलेक्शन टेक्निक्स क्या होती है, इंक्लूडिंग द डिस्टिंक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। तो स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा में हम लोग बेसिकली डेटा की ही बात करते हैं। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डेटा कलेक्शंस की बात करेंगे। प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जो डेटा को प्रेजेंट करते हैं वो हम लोग टेक्सचुअल फॉर्म में, टेबुलर में, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे कैसे समझ सकते हैं क्या चीज़ होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, क्या होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। उसके बाद नो हाउ टू प्रेजेंट डेटा ग्राफिकली, यानी हम लोग कैसे डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ड्यूजिंग टू हिस्टोग्राम से कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स क्या होता है, पाई चार्ट को कैसे मेजर करते हैं और पाई चार्ट क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे चीज़ों को समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ओवरव्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, क्या होता है इसका ओवरव्यू। तो जैसे आपसे कह रहा है कि द मॉडर्न डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ नॉट ओनली मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स एंड सो ऑन, बट also in our life like public services, defense, banking, insurance sector, tourism and hospitality, police and military etc are dependent on a particular subject known as statistics। तो यहाँ पे जो भी स्टैटिक्स है वो केवल और केवल आपका मैनेजमेंट, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स या फिर साइंस, मैथमेटिक्स तक ही नहीं है, ये आपका बहुत सारी फील्ड में है। जैसे कि अगर मैं अपनी डेली लाइफ की यानी लाइफ की चीज़ों की बात करूँ, जो सोशल इकोनॉमिक्स हैं, पब्लिक सर्विस हैं, डिफेंस है, बैंकिंग है, इन सभी में डेटा का यूज़ होता है, ठीक है। इंश्योरेंस हो गया, टूरिज्म हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, इन सारी जगहों पे ही आपका स्टैटिक्स यहाँ पे डेटा का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो स्टैटिक्स जो है वो एक बहुत ही बढ़िया सा विटल रोल प्ले करता है, तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डोमेन में, ठीक है, जहाँ पे हम लोग फाइनली डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ स्टैटिकल इन्फ्रेंसेस अबाउट टेक्निक्स की हम लोग यहाँ पे चीज़ों की बात करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपका ओवरव्यू था स्टैटिक्स का। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ हिस्ट्री के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होती है हिस्ट्री ऑफ की स्टैटिस्टिक्स की। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता देता हूँ, कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जाता है कि भाई लैटिन में स्टैटिस्टिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं। तो लैटिन में बोला जाता है स्टेटस, ठीक है। इटालियन में क्या बोला जाता है, इटालियन में बोला जाता है स्टैटिस्टा, इटालियन में क्या बोला जाता है हमारे पास, स्टैटिस्टा बोला जाता है। जर्मन में हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक बोलते हैं, जर्मन जो होता है हमारे पास स्टैटिस्टिक होता है। फ्रेंच में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो स्टैटिस्टिक की ही बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे हैं। कई बार आपसे क्वेश्चन में भी पूछ देगा कि इटालियन में क्या बोला जाता है स्टैटिस्टिक्स को, तो वो आपका स्टैटिस्टा होता है। जर्मन में क्या बोला जाता है तो वो आपका स्टैटिस्टिक होता है। फ्रेंच में आपका क्या होता है तो स्टैटिस्टिक क्यू होता है। और लैटिन वर्ड में हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द स्टेटस। तो स्टेटस के नाम से यहाँ पे जाना जाता है लैटिन वर्ड में, ठीक है। तो ये चारों के चारों आपको पता होने चाहिए, लैटिन में, इटालियन में, जर्मन में और फ्रेंच में किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है,
तो स्टैटिस्टिक्स आपके दो फॉर्म में होता है, एक होता है आपका सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। अगर हम स्टैटिस्टिक्स एज ए प्लूरल नाउन की बात करें तो मे बी डिफाइंड डेटा, यहाँ पे बात होती है क्वालिटेटिव की एज वेल एज क्वांटिटेटिव की। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्या होता है समझिएगा। यहाँ पे क्वालिटेटिव की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो क्वालिटेटिव जैसे मैंने आपसे कह दिया कि नेचर ऑफ ए, मतलब कि यहाँ पे बेबी का जेंडर क्या है, मेल फीमेल, ठीक है, इस टाइप में यहाँ पे हो गया, दैट इज ए क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक नंबर्स होता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ CMA स्टूडेंट्स, ठीक है, अप्लाइड इन 2025, ठीक है, ओवरऑल। तो बेसिकली क्वालिटेटिव जो होता है ना वो एक तरह का क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है। क्वालिटेटिव को हम लोग यहाँ पे एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, और क्वांटिटेटिव आपका होता है वो एक वर्बल भी होता है, दैट इज अ काउंटेबल होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे गिन सकते हैं, वो एक काउंटेबल तरीके होता है, दैट इज द काउंटेबल पार्ट, ठीक है। इसके बाद सिंगुलर की अगर हम लोग बात करें तो लाइक एक साइंटिफिक मेथड होता है जहाँ पे हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, उनको प्रेजेंट करते हैं, दैट इज द ये सारा पॉइंट होता है हमारे पास। इस टाइप में ये सारी चीज़ें पॉइंट होती है। तो यहाँ पे दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और वो टर्म्स हमारे पास कौन कौन से हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। इसका यूज़ आपका होता है, अभी आगे हम लोग चलेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि क्वालिटेटिव को हम लोग एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, और क्वांटिटेटिव को हम लोग यहाँ पे वर्बल के नाम से भी जानते हैं, या फिर हम लोग वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं, या काउंटेबल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फाइनाइट भी होता है हमारे पास, टाइप की चीज़ों की बात होती है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं। अब हम लोग एप्लीकेशन समझ लेते हैं, क्या होती है स्टैटिस्टिक्स की एप्लीकेशन। तो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स आर क्लोजली एसोसिएटेड। जो इकोनॉमिक्स है और स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, ये क्लोजली एसोसिएट होता है हमारे पास किसका, स्टैटिक्स पार्ट में। जैसे टाइम सीरीज हो गया एनालिसिस करना, इंडेक्स नंबर, आप सभी लोग आगे पढ़ोगे अभी, ठीक है, आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, डिमांड एनालिसिस करना, तो ये सारी चीज़ें। सोशल इकोनॉमिक सर्वेस एंड एनालाइजिंग द डेटा डिराइव फ्रॉम आर मेड विद द हेल्प ऑफ ए डिफरेंट स्टैटिकल मेथड। डिफरेंट स्टैटिकल मेथड होते हैं जिसमें आप सभी लोग डेटा को क्या करते हो, डिराइव करते हो, उसको एनालिस करते हो, ठीक है, एनालाइज करते हो उसको। इसके बाद आगे आप लोग पढ़ोगे रेग्रेशन एनालिसिस, वहाँ पे भी डेटा का यूज़ होता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ डिमांड्स ऑफ गुड, जो आप लोग इकोनॉमिक्स में यहाँ पे पढ़ते हो, प्राइसेस, क्वांटिटीज़, तो इन सारी चीज़ों के एप्लीकेशंस का यूज़ होता है यहाँ पे स्टैटिक्स वाले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द इंडस्ट्रियल एंड द बिजनेसमैन आर एक्सपेंडिंग देयर हॉरिजन्स ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस विद द हेल्प ऑफ स्टैटिकल प्रोसीजर। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो भी यहाँ पे डेटा का यूज़ करते हैं अपने स्टैटिकल प्रोसीजर्स के लिए, कि किसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या सैलरीज है, क्या मटेरियल्स है, क्या रॉ मटेरियल्स है, ठीक है, कैसे एनालाइज करना है, क्या प्रॉफिट हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों की यहाँ पे भी स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है। जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, MOCT, अभी आप आगे पढ़ोगे, इसमें एक बार डिस्पर्जन में डेटा का यूज़, कोरिलेशंस, रेग्रेशंस में भी आपका टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर, सैम्पलिंग स्टेटस, ये सारी चीज़ों में आपका क्या होता है, डेटा का यूज़ होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। इसके बाद कुछ लिमिटेशंस हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि क्या लिमिटेशंस होती हैं स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट की। तो स्टैटिस्टिक्स डील विद द एग्रीगेट, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स जो करता है हमारे पास डील किसे करता है, एग्रीगेट करता है। जैसे एन इंडिविजुअल टू ए स्टैटिस्टिशियन हैज नो सिग्निफिकेंस एक्सेप्ट द फैक्ट, ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द एग्रीगेट। यानी आपसे कह रहा है कि जो एग्रीगेट चीज़ें होती हैं उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे मैंने होता है एक्सेप्ट द फैक्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद इसमें सबसे पहला होता है स्टैटिस्टिक्स से कंसर्न विद द क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है। क्वांटिटेटिव डेटा की अभी मैंने बात करी। द क्वालिटेटिव डेटा ऑल्सो कैन बी काउंटेड क्वांटिटेटिव डेटा। फ्यूचर प्रोजेक्शंस ऑफ सेल पे, प्रोडक्शंस पे, प्राइस पे, क्वांटिटीज़ पे, ठीक है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे इसकी लिमिटेशंस होती हैं। द थ्योरी ऑफ स्टैटिकल इन्फ्रेंसेस इज बिल्ट अपॉन रैंडम सैम्पलिंग। जो रैंडम सैम्पलिंग होती है, स्टैटिकल इन्फ्रेंसेस होते हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे यहाँ पे लिमिटेशंस होती है स्टैटिक्स वाले पार्ट की। अब आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। एक क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स नोन एज द वेरिएबल। देखो यहाँ पे आपसे कह रहा है, जो भी मैंने आपको बताया था कि जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, नोन एज ए वेरिएबल। वो आपका एक वेरिएबल वाला पार्ट होता है, यानी क्वांटिटेटिव को हम लोग वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है।
वेरिएबल के आपके कई सारे मेजरमेंट क्वांटिटीज होती हैं। वेरिएबल के टाइप आपके कितने होते हैं? पहला होता है आपका डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है? जिसमें अगर हम बात करें नंबर ऑफ पेटल्स इन ए फ्लावर, नंबर ऑफ मिसप्रिंट अ बुक कंटेन, नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, ठीक, ये आपके डिस्क्रीट वेरिएबल्स के नाम से जानते हैं। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स क्या होता है? जिसमें आपके इंटरवल की फॉर्म में चीज़ें दी होती हैं, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक लोगों में इतनी हाइट्स है, इतने इतने लोगों की यहाँ पे इतना वेट है, इतना सेल है, इतना प्रॉफिट है, तो वो आपका क्या कहलाता है? कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स कहलाता है। ठीक है, क्लियर? चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं। अब आ जाते हैं एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट मैंने आपको बताया था कि एट्रीब्यूट आपका क्या होता है? एक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसको हम लोग यहाँ पे एट्रीब्यूट के नाम जानते हैं। जैसे क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी क्या कहलाती है? वेरिएबल कहलाती है। वैसे ही क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम लोग बात करें तो वो आपकी क्या कहलाती है? एट्रीब्यूट कहलाती है। एग्जाम्पल ऑफ एट्रीब्यूट की अगर हम लोग बात करें तो जैसे जेंडर ऑफ ए बेबी, नेशनैलिटी ऑफ ए पर्सन, ठीक है, कलर ऑफ ए फ्लावर, तो ये सारे के सारे टर्म्स जो होते हैं हमारे पास, ये एट्रीब्यूट यानी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आपका कहलाता है। आगे बढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि टाइप्स ऑफ डेटा हमारे पास कितने तरह के होते हैं, तो यहाँ पे दो तरह के डेटा होते हैं। पहला होता है हमारे पास कौन सा? प्राइमरी डेटा, और दूसरा होता है हमारे पास कौन सा? सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, ये दो टाइप्स के हमारे पास डेटा होते हैं। दैट द फर्स्ट वन इज ए प्राइमरी डेटा एंड द सेकेंड वन इज ए सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा आपका क्या होता है? समझिएगा यहाँ पे ध्यान से कि द डेटा विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, जो भी पहली बार डेटा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, बाय इन्वेस्टिगेटर और एजेंसी के थ्रू, तो वो आपका कहलाता है प्राइमरी डेटा। जैसे आप अकाउंट खुलवाते हैं बैंक में, तो वो आपका प्राइमरी डेटा है। आपका नंबर, आपका डेटा यूज करके आपको कॉल आती है क्रेडिट कार्ड की, लोन की, वो आपका सेकेंडरी होता है। ठीक है, सेकेंडरी डेटा आपका क्या कहलाता है? द डेटा आर नोन टू बी सेकेंडरी इफ द डेटा as being already collected are used by a different person और एजेंसी, तो वो आपका क्या कहलाता है? सेकेंडरी डेटा कहलाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? सेकेंडरी डेटा के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। अब कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे प्राइमरी डेटा का कलेक्शन कैसे होता है, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। सबसे पहला है हमारे पास कौन सा? इंटरव्यू मेथड। अब इंटरव्यू मेथड के आपके दो पार्ट हैं। सबसे पहला आपका आता है पर्सनल इंटरव्यू मेथड। पर्सनल इंटरव्यू मेथड में क्या होता है? देखिए, द इन्वेस्टिगेटर मेड द रिस्पोंडेंट डायरेक्टली एंड कलेक्ट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू मेथड में आपसे जो यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर होता है, जो आपका एजेंसी होती है, वो डायरेक्टली आपसे संपर्क करती है और आपसे डेटा कलेक्ट करती है। दैट इज द, ये आपका कहलाता है पर्सनल इंटरव्यू। इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड क्या होता है? इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड ये होता है कि यूज्ड व्हेन देयर आर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इन रीचिंग द रिस्पॉन्ड डायरेक्टली। जो भी अगर हम बात करें इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड की, ठीक है, तो यूज्ड, मान लीजिए कहीं आप जा रहे हो, ठीक है, सपोज खुदा न खास्ता रेल का एक्सीडेंट हो जाता है, बस का एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपका टिकट होता है, तो उस डेटा को यूज़ करके, उसकी प्रॉब्लम को समझ करके आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। दैट इज वो आपका कहलाता है इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड। टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड क्या होता है? जहाँ पे आपसे बाई कॉल के थ्रू, ठीक है, टेलीफोनिक इंटरव्यू के थ्रू आपसे क्विक चीज़ें पूछी जाती हैं, और ये बहुत ही फास्ट तरीके से होता है, जिसमें कोई भी एक्सपेंस नहीं लगता। आप नॉर्मली कॉल करके पूछ सकते हो, हाँ भैया बताओ, अपना नाम बताओ, डेट ऑफ बर्थ बताओ, एड्रेस बताओ, तो आपसे डेटा किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, तो वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है टेलीफोनिक इंटरव्यू। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब नेक्स्ट पार्ट होता है हमारे पास मेल क्वेश्चनर मेथड। अब यहाँ पे मेल क्वेश्चनर मेथड क्या होता है हमारे पास? ध्यान समझ जाओ। मेल क्वेश्चनर मेथड क्या होता है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की फॉर्म में, जैसे गूगल फॉर्म्स होता है ना, गूगल फॉर्म्स में कई सारे क्वेश्चनर होते हैं, जिसमें आपका नाम क्या है, ईमेल आईडी क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, ठीक है, आधार नंबर क्या है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जिसमें आपको प्रोवाइड की जाती हैं, और वहाँ पे डेटा आप फिल करते हो और वो डायरेक्टली रिस्पॉन्ड आपका चीज़ें आती हैं, तो दैट इज़ द, वो आपका कहलाता है मेल क्वेश्चनर मेथड।
ऑब्जर्वेशन मेथड पता है क्या होता है? ऑब्जर्वेशन मेथड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ऑब्जर्वेशन मेथड आपका ये होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जो लोग सेना में भर्ती होते हैं, यानी जो लोग यहाँ पे आर्मी में जाते हैं, एयरफोर्स में जाते हैं, नेवी में जाते हैं, तो उनका ऑब्जर्वेशन होता है। जब उनका मेडिकल होता है तो उनका ऑब्जर्वेशन होता है, उनकी हाइट मेजर करी जाती है कि हाइट कितनी है। अच्छा, आपकी हाइट इतनी है, सपोज़ किसी की हाइट अगर 5 फीट 8 इंच है तो 5 फुट 8 इंच आपकी हाइट है। आपका आई क्या क्या है यहाँ पे, रिस्पॉन्स 6/6 है, ठीक है, चेस्ट कितना है, क्लियर। तो वो सारी सारी चीज़ें जो ऑब्जर्वेशंस तरीके से होती हैं, जो एक पर्टिकुलर टूल्स के ज़रिए आपकी ऑब्जर्वेट करी जाती हैं, ऑब्जर्व करी जाती हैं, उसके बाद फिर वो चीज़ें नोट करी जाती हैं, वो आपका कहलाता है ऑब्जर्वेशंस मेथड कहलाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें क्वेश्चनरी फिल्ड एंड सेंड बाई एम्यूटेट्स, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे कि जो लोग सेंसस के लिए आते हैं उनके पास एक बहुत बड़ा चार्ट होता है। उस चार्ट के थ्रू वो लोग आपसे पूछते हैं और आप उस चार्ट के थ्रू वो लोग फिल करते हैं। अच्छा, नाम बताइए, अच्छा आपके घर में कितने लोग हैं, कौन क्या क्या करता है, कौन गवर्नमेंट जॉब पे है, कौन प्राइवेट जॉब में है, उनके कितने बच्चे हैं, कितने कितने ईयर्स के हैं। तो वो आपको, उनके पास एक डेटा होता है, एक चार्ट होता है जिसमें कई सारे इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जिनको वो लोग आपसे पूछ के फिल करते हैं और जो भी सेंसस की एजेंसी है उनको वो लोग प्रोवाइड करते हैं, सेंड बाई एनुमरेटर्स, ठीक है। तो वो आपका कहलाता है यहाँ पे क्या, क्वेश्चनर फिल्ड एंड सेंड बाई एनुमरेटर्स वाला मेथड। तो इस तरीके से कलेक्शंस होता है प्राइमरी डेटा का। तो प्राइमरी डेटा का इस तरीके से यहाँ पे कलेक्शन किया जाता है, ठीक है। अब सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि भाई सेकेंडरी डेटा का सोर्स क्या होता है, तो इम्पॉर्टेंट सोर्स इंक्लूड करे जाते हैं। जैसे इंटरनेशनल सोर्सेज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो WHO, ILO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ETC, ये सारे के सारे आप किसी थर्ड पार्टी डेटा का यूज़ करते हैं और वहाँ से उनको यूज़ करके चीज़ों को अपने ग्रैप अप करते हैं, तो आपका इंटरनेशनल सोर्स होता है। गवर्नमेंट सोर्सेज में भी कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे स्टैटिकल अब्स्ट्रैक्ट बाय CSO, ठीक है ना, उसके थ्रू एग्रीकल्चर स्टैटिक्स बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फूड, एग्रीकल्चर ETC, प्राइवेट एंड क्वासी गवर्नमेंट सोर्सेस, ठीक है, प्राइवेट एंड क्वासी गवर्नमेंट सोर्सेस जैसे ISI हो गया, CICAR हो गया, NCERT हो गया, इस टाइप में। अनपब्लिश्ड कोई भी कुछ सोर्सेज होते हैं, जैसे जो लोग, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो रिसर्च वाले इंस्टीट्यूट होते हैं जिनको बहुत सारे डेटा की ज़रूरत होती है, तो वो लोग यूज़ करते हैं आपका रिसर्चर्स के थ्रू इनको ऑब्जर्व करने के लिए, तो वो आपका कहलाता है सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा, ठीक है। चलो आगे आ लेते हैं। स्क्रूटनी ऑफ डेटा क्या होता है, अब इसके बारे में हमें समझना है। स्क्रूटनी ऑफ डेटा का मतलब ये होता है कि किसी भी डेटा को, बहुत ही सिंपल मीनिंग में अगर मैं बात करूं तो स्क्रूटनी ऑफ डेटा का मतलब होता है कि आपका किसी भी डेटा को तोड़ मरोड़ करके उसका जांच करना, उसको एनालाइज करना कि वो सही फिल है या नहीं है, वो सही डेटा है या नहीं है, वो अच्छे तरीके से लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है। अगर आपने डेटा फिल किया है तो सामने वाले को वो डेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको वो कैसे एनालाइज करेगा, उसमें कोई एरर वाला पार्ट तो नहीं है। तो वो सारी की सारी चीज़ें आपका स्क्रूटनी ऑफ डेटा होता है, ठीक है ना। अगर हम एनालिसिस मेड ओनली द बेसिस ऑफ द डेटा, ठीक है, तो स्टैटिकल एनालिसिस की अगर हम लोग बात करें तो वो किस बेसिस पे होता है, जैसे एरर इन डेटा में अराइज। अब एरर्स यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन वो कब आ सकता है, वो कौन सी सिचुएशन है, वो तब आ सकता है जब आपने राइटिंग और कॉपिंग आपने किया हुआ हो, ठीक है, और आंसर ऑन द पार्ट ऑफ द इमिटर्स, यानी आपने उसको जब कॉपी किया, ठीक है, या जब आपने उसको राइटिंग करी तो उसमें कुछ और था, आपने कुछ और लिख दिया, तो वहाँ पे एक डेटा एरर का पार्ट बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, टू और मोर सीरीज ऑफ फिगर्स विच आर रिलेटेड टू ईच अदर कैन बी चेक फॉर इंटरनल कंसिस्टेंसी। जब दो या दो से अधिक फिगर, ठीक है, एक दूसरे को रिलेट करते हैं, ठीक है, कई बार चीज़ों को इंटरनल कंसिस्टेंसी में चेक किया जाता है, तो किसी के कुछ है तो किसी का कुछ है, किसी ने कुछ लिखा आगे जाके किसी ने कुछ लिखा, तो वहाँ पे एक एरर का पार्ट बन जाता है। इसके बाद रिटर्न सबमिटेड बाय सम इनोटर्स बीइंग एग्जैक्टली ऑफ द सेम टाइप इम्प्लाइंग लैक ऑफ सीरियसनेस। कई लोगों को
जो लोग सेंसस में गए हैं उन लोग को पता नहीं है, वो लोग सीरियस नहीं हैं, उनके अंदर सीरियसनेस की कमी है, उनको पता नहीं कैसे डेटा लेना है, क्या चीज़ें लेनी है। तो कई बार सामने वाला भी गलत बता देता है और उनको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती है, वो वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है ना। तो उस टाइप में जैसा सबमिट किया गया रिटर्न तरीके से वैसा उन्होंने लिख दिया, तो वहाँ से भी आपका एक एरर पार्ट यहाँ पे ऑब्जर्व होता है। इसके बाद आपका बायस ऑफ द एमिटर्स रिफ्लेक्टेड बाय द रिटर्न सबमिटर्स। कई चीज़ों की बायसनेस होती है कि भाई तुम जो कह रहे हो, हमने मान लीजिए एक गांव में सर्वे किया, ठीक है, और हमने सिर्फ ओनली 5 फैमिलीज के बेसिस पे पूरा चीज़ें तैयार कर ली और वो जो कह रहे हैं वही सही है, बाकियों पे हमने सुना नहीं। तो वहाँ पे एक बायसनेस पैदा होती है, तो वहाँ से भी डेटा आपका एरर हो सकता है, वहाँ से भी आपका एरर का पार्ट बन सकता है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ डेटा की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि क्लासिफिकेशन या फिर डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, क्या चीज़ें होती हैं। क्लासिफिकेशन में बी डिफाइन एज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा ऑन द basis of the characteristics में it put the data neat, precise and consistent form so that the easily understand and interpret। अगर हम क्लासिफिकेशंस की बात करें या डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, डेटा का यहाँ पे नीट, प्रिसाइज एंड कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि जो जो एग्जैक्ट पॉइंट है, जो जो बढ़िया पॉइंट है, आप उसको प्रॉपर तरीके से लिखो, प्रॉपर तरीके से उसको प्रिसाइज करो, प्रॉपर तरीके से उसको वहाँ पे पॉइंटर मेंशन करो कहाँ पे क्या है, तो वो चीज़ें ज़्यादा अंडरस्टैंड होती, ठीक है ना। अब इट मेक्स कंपैरिजन पॉसिबल बिटवीन वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत सारे वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं यहाँ पे पॉसिबल के। पहला होता है स्टैटिकल एनालिसिस इज पॉसिबल ओनली फॉर द क्लासिफाइड डेटा। स्टैटिकल एनालिसिस तभी आपका पॉसिबल है जब आपका डेटा क्या होगा, क्लासिफाइड होगा, ठीक है ना। इट एलिमिनेट अननेसेसरी डिटेल्स। कोई भी अननेसेसरी डिटेल्स नहीं होनी चाहिए, वो आपको एलिमिनेट करना है उस पर, क्योंकि डेटा को मोर रिडली और अंडरस्टैंडेबल बनाता है। अब आपने फालतू की चीज़ें लिख दी वहाँ पे जिसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, तो वो पढ़ के आपका क्या होगा, चीज़ों को दिमाग खराब ही होगा। तो आपको अननेसेसरी डिटेल्स कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं करनी है, ताकि हम इजी तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ, इजी तरीके से उसको रीड आउट कर पाएँ, ठीक है। तो वो आपका होता है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा का। आगे हम लोग बात करेंगे तो क्लासिफिकेशंस की अगर हम लोग बात करें, जिसमें आपके कई सारे टाइप्स होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं किसकी, क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल और टाइम सीरीज डेटा। यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल और टाइम सीरीज डेटा क्या होता है। यहाँ पे क्लासिफाइड किया जाता है रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेसिव टाइम पॉइंट और इंटरवल्स, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल और टाइम सीरीज डेटा की, जैसे मैंने कहा कि नंबर ऑफ सीएमए स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ सीएमए स्टूडेंट्स, ठीक है, इतने यहाँ पे थे, तो दैट इज़ द, वो आपका होता है टाइम सीरीज, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग जियोग्राफिकल और स्पेशल सीरीज डेटा की बात करें, जियोग्राफिकल तो आप सब लोग समझ गए होंगे कि रीजन वाइज हमें यहाँ पे लेना है। तो मैंने कहा कि नंबर ऑफ सीएमए स्टूडेंट्स अपेयर्ड हैं यूपी, एमपी, उड़ीसा और बिहार के जोन में हमारे पास अराउंड 1 लाख, तो वो आपका अरेंज होता है रीजन वाइज। क्वालिटेटिव या फिर ऑर्डिनल भी इसको बोलते हैं, उसके डेटा की अगर हम लोग बात करें, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि क्वालिटेटिव का मतलब होता है हमारे पास नेशनैलिटी ऑफ ए पर्सन, जेंडर ऑफ ए बेबी, ठीक है, तो वो क्लासिफाइड होना चाहिए रिस्पेक्ट ऑफ एन एट्रीब्यूट, ठीक है। एट्रीब्यूट का मतलब ही आपका क्या होता है, क्वालिटेटिव, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। इसके बाद है क्वांटिटेटिव और कार्डिनल डेटा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्वांटिटेटिव क्लासिफाइड रिस्पेक्ट ऑफ ए वेरिएबल को, और क्वालिटेटिव आपका किसको, एट्रीब्यूट को। तो इसको डिपेंड करता है हमारे पास एट्रीब्यूट, दैट इज द, ये आपका पॉइंट होता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ठीक है ना। इसके बाद कुछ और क्लासिफिकेशंस की अगर हम लोग बात करें, तो फ्रीक्वेंसी डेटा मतलब क्या होता है, जिसमें फ्रीक्वेंसीज मेंशन होती है, जैसे क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है। नंबर ऑफ जेंडर ऑफ ए बेबी इतने हैं, नंबर ऑफ सीएमए स्टूडेंट्स अपेयर्ड इन इतने हैं। नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा क्या होता है, जिसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, जैसे टाइम सीरीज डेटा एंड ज्योग्राफिकल डेटा, कि भाई रीजन वाइज बता दिया गया इतने इतने इतने, ठीक है ना, उस टाइप में। आगे बढ़ लेते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को 3 मोड से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तीन मोड में हमारा पहला मोड कौन सा होता है, दैट इज ए टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। अब ये टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन क्या होता है आगे हम लोग बात करेंगे इसकी। उसके बाद टैबुलर प्रेजेंटेशन और टैबुलेशंस, और इसके बाद आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जिसमें हम लोग डायग्राम की बात करने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं किसमें, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशंस, ठीक है। अब टेक्सचुअल प्रेजेंटेशंस क्या होता है समझिएगा यहाँ पे ध्यान से। अगर मैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशंस की यहाँ पे बात करूँ तो आपसे कहेगा कि दिस मेथड comprises presenting data with the help of a paragraph of a number of a paragraph। तो एक पैराग्राफ की फॉर्म में दिया जाता है, दैट इज द, ये आपका पैराग्राफ है इस टाइप में। तो ये आपका टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन होता है जिसको हम लोग ऑफिशियल किसी को रिपोर्ट करना होगा, इंक्वायरी कमीशंस हैं तो वो एक टेक्सचुअल फॉर्म में हमारे पास होता है। टैबुलर प्रेजेंटेशंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि भाई टैबुलर प्रेजेंटेशंस हमारे पास क्या होता है, तो टैबुलेशन में भी डिफाइन एज ए सिस्टम। टैबुलर प्रेजेंटेशन में आपका डेटा जो होता है वो स्टैटिकल एक टेबल की फॉर्मेट में होता है। एक इसमें फॉर्मेट में होता है हमारे पास, टेबल की फॉर्मेट में होता है, जिसका लेफ्ट पार्ट आपका स्टेप कहलाता है, इसको हम लोग स्टेप बोलते हैं। ये आपका ये एक यहाँ पे बॉक्स हेड कहलाता है, इस टाइप में होता है हमारे पास, एक बॉक्स हेड होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये आपका बॉक्स हेड कहलाता है। फुट नोट की अगर हम लोग बात करें तो नीचे आपका एक फुट नोट दिया जाता है, और इसमें रोज होते हैं और क्या होते हैं हमारे पास, कॉलम होते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, टैबुलर प्रेजेंटेशन, जो आपकी एक टेबल की फॉर्मेट में, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, और उसके बाद आता है आपका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन या डायग्राम रिप्रेजेंटेशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के डायग्राम होते हैं, जैसे लाइन डायग्राम और हिस्टोग्राम हो गया हमारे पास, बार डायग्राम हो गया और पाई चार्ट हो गया, ठीक है। इसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो लाइन डायग्राम की अगर हम लोग बात करें तो इस टाइप से आपका होता है, जिसमें आपको एक डेटा एक लाइन डायग्राम में दिया जाता है, ठीक है। बार आपका कैसे होता है, इस टाइप में होता है हमारे पास, दैट इज अ बार ग्राफ या बार डेटा, इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। और पाई चार्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका फॉर्मेट होता है जिसमें आप पाई चार्ट, जिसमें आपका डिग्री मेंशन होता है, 37 डिग्री, 29 डिग्री, 109 डिग्री, इस टाइप में जो डिग्री के फॉर्मेट में होता है वो आपका पाई चार्ट के फॉर्मेट में यहाँ पे चीज़ें होती, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें, जहाँ पे जो भी फ्रीक्वेंसीज होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी डिफाइन एज ए टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। टेबल की फॉर्मेट में यहाँ पे दिया जाता है, स्टैटिकल डेटा यूजली एन असेंडिंग ऑर्डर relating to a measurable characteristics according to the individual value of a group of value or the characteristic under study, ठीक है ना। तो वो आपका, जैसे अगर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें ना, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में अगर हम लोग समझें तो जैसे आपका होता है डिस्क्रीट और अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट या फिर अनग्रुप फ्रीक्वेंसी, जहाँ पे टेबुलेशन डन इन रिस्पेक्ट ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, जिसमें आपको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल दिया जाता है। और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जिसमें आपका इंटरवल की फॉर्म में होता है, ये विदाउट इंटरवल की फॉर्म में होता है, ये इंटरवल की फॉर्म में होता है। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर कंसिडरेशन इज ए कॉन्टिन्यूस वेरिएबल टेबुलेशन डन अगेंस्ट ए ग्रुप ऑफ वैल्यू, ठीक है ना। तो जैसे मैंने कह दिया कि भाई 10 से 20, 20 से 30, इस टाइप में ये आपका ग्रुप वाइज होता है, और ये आपका अनग्रुप वाइज होता है। नॉर्मली आपको बस ऑब्जर्वेशंस के लिए देगा कि 2 हमारा 3 बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है, इस तरीके से। जैसे एक एग्जांपल भी समझ लेते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस का। तो जैसे बॉय है हमारे पास, और यहाँ पे दे रखा है नंबर ऑफ बर्थ, तो बॉय बी से रिप्रेजेंट हो रहा है, गर्ल्स जी से रिप्रेजेंट हो रही है। बॉय हमारे पास नंबर ऑफ बर्थ कितने हैं, 16, गर्ल्स हमारे पास कितनी है, 14, और टोटल की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है यहाँ पे, 30 दे, ठीक है ना। तो ये आपका कहलाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस का कंस्ट्रक्शंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कैसे चीज़ें होती हैं, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि रेंज क्या होती है। आपको कई सारे ऑब्जर्वेशंस दिए जाएंगे यहाँ पे, और आपको यहाँ पे रेंज समझना होगा। तो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशंस जो भी होगा, स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन से माइनस करेंगे फॉर कंटिन्यूस वेरिएबल में, तो वो आपका रेंज क्या। नंबर ऑफ क्लासेस अगर हम बात करें, फॉर्म नंबर ऑफ क्लासेस कैसे होती हैं, तो फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल में बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आइसोलेटेड वैल्यू, जो भी xi की वैल्यूज दी होती हैं वो। फॉर कंटिन्यूस वेरिएबल में नंबर ऑफ क्लास इंटरवल देखेंगे कि कितने क्लास इंटरवल दे रखे हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 नंबर, उसकी क्लास लेंथ को हम लोग यहाँ करते हैं, तो वहाँ से हम लोग निकल गया।
प्रेजेंट क्लास इंटरवल की अगर हम लोग बात करें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे, ठीक है, इस टाइप में टैली मार्को में कैसे अप्लाई करना होता है, तो स्ट्रोक अगेंस्ट अकरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर वैल्यू इन ए क्लास और ए क्लास इंटरवल, जितना भी स्ट्रोक आपका होता है अगेंस्ट अकरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है। काउंट टैली मार्क्स कैसे एंड रिप्रेजेंट एज ए फ्रीक्वेंसी वेरीफाइड टोटल इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी नंबर ऑफ इक्वल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद आता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको एक चीज और समझनी है, द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू ए वैल्यू फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल और क्लास बाउंड्री, ये सारी चीजें भी हम आपको बताएंगे एग्जांपल में। फॉर कंटिन्यूस वेरिएबल में द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज लेस देन द वैल्यू और लेस देन और इक्वल टू द क्लास बाउंड्री, ठीक है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो हमेशा मीडियन पे ही आप कवर करती है, यानी मीडियन को जब आप सॉल्व करोगे तभी आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सॉल्व करनी पड़ेगी। आगे हम बताएंगे एमओसीटी वाले में कि जब हम लोग मीडियन फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस पे और मीडियन पे यहाँ पे होती है। यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दो टाइप की होती है, एक होता है आपका लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक होता है आपका मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हम लोग लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से यहाँ पे चीज़ों को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ओके, चलो आगे आ जाओ। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का आपको एक छोटा सा चार्ट बना के बता देते हैं कि क्या होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसे आपको अगर मान लीजिए वेट दे रखा हो कि 44 से 48 के बीच में जितने का वेट है वो कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। 49 से 53 के बीच में जितना वेट है वो कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। 54 से 58 के बीच में जिनका वेट है वो कितने लोग हैं, यहाँ पे 5 लोग हैं। 59 से 63 के बीच में जिनका वेट है वो कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। 64 से 68 के बीच में जिनका वेट है वो 9 लोग हैं और 69 से 73 के बीच में जिनका वेट है वो 8 लोग, ठीक है ना। लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबसे पहले तो यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पे आपका गैप आ रहा है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ ये समझनी होगी यहाँ पे कि सबसे पहले आपको देखना होगा कि लोअर क्लास लिमिट क्या है आपकी 44। तो हमेशा लोअर क्लास बाउंड्री अगर निकालनी है तो लोअर क्लास लिमिट में आपको क्या करना होगा, लोअर क्लास लिमिट में आपको 0.5 माइनस कर देना होगा, अपर क्लास लिमिट में आपको 0.5 प्लस कर देना होगा। तो ये 43.5 हो जाएगा हमारे पास और ये वैल्यू हो जाएगी 48.5। इसी तरह यहाँ पे भी 48.5, यहाँ हो जाएगा 53.5। तो लोअर क्लास बाउंड्री अगर निकालनी है तो लोअर क्लास लिमिट में 0.5 माइनस, अपर क्लास लिमिट में 0.5 प्लस, तो ये आपका गैप खत्म हो, ठीक है। अब उसी टाइप से यहाँ पे इसको हम अरेंज कर, ठीक है। तो कैसे अरेंज होगा सुनिए, सबसे पहले लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि 48.5 से कम कितने लोग हैं, यहाँ पे 3 लोग हैं। फिर 53.5 से कितने लोग हैं, 3 तो थे, 4 भी हो जाएंगे, तो 3 और 4 ऐड हो जाएगा, तो देखो 7 आ गया। फिर इसी तरीके से 7 में 5 ऐड कर दो 12 हो गया, 12 में 7 ऐड कर दो 19 हो गया, 19 में 9 ऐड कर दो 28 हो गया, 28 में 8 ऐड कर दो तो 36 हो। तो इस तरीके से बनती है आपकी लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या होता है हमारे पास कि हमें ये देखना होगा, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की 73.5 से कम हमारे पास, मोर देन 73.5 कितने हो हमारे पास, तो मोर देन 73.5 कितने हैं, तो यहाँ पे हमें देखना होगा। तो यहाँ पे आप कैसे देखोगे समझना यहाँ पे, यानी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि मोर देन 43.5 कितने होते हैं, ऐसे समझो कि अभी लेस देन था, अब मोर देन है कि 43.5 से ज़्यादा कितने हो जाएंगे, तो 43.5 से ज़्यादा कितने हो गए, सभी को ऐड कर दो यहाँ पे, यानी ये आ जाएगा टोटल मिला करके, यही तो आया था टोटल की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 36। इसके बाद इसमें से ये आपका 3, अब 49.5 से मोर देन कितना है, 3 है, ठीक है ना, 3 है हमारे पास। तो 36 में 3 माइनस कर देंगे 33, 33 में 4 माइनस कर देंगे 29, 29 में 5 माइनस कर देंगे 24, 24 में 7 माइनस कर देंगे 17। अभी हम लोगों ने प्लस किया था, अब हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। 24 में 9 माइनस कर देंगे, 17 में आपका 8 माइनस कर देंगे, ठीक है, इस टाइप में। तो 17 में 9 माइनस कर देंगे और 8 में 8 माइनस कर देंगे, तो ये आपका 0। तो इसका जो ग्राफ बनता है ना बच्चों, वो ऐसा बनता है कि जैसे मान लीजिए ये है, तो एक ग्राफ आपकी जा जाएगा ऐसे और एक ग्राफ आपकी जाएगा ऐसे, ये जो मिडिल पॉइंट रहता है यही आपका कहलाता है मीडियन। तो इसके को हम लोग यहाँ पे मीडियन के नाम से जाते, ठीक है। चलो भाई, क्लियर हो गया सभी को, एक बार जल्दी सब लोग बताते जाओ भाई फटाफट।
तो ये था हमारे पास लेस देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, मोर देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि किस टाइप के एग्जाम्पल यहाँ पे पूछे गए थे और कैसे हमें उनको सॉल्व करना है, क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है। ठीक है, तो आ जाओ भाई, सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास कौन सा है, ये है हमारे पास सबसे पहला एग्जाम्पल। और ये सबसे पहला एग्जाम्पल आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि 120 स्टूडेंट्स ऑफ ए कॉलेज वेयर आस्क्ड ऑप्ट फॉर ए डिफरेंट वर्क एक्सपीरियंस, द डिटेल ऑफ दिस ऑप्शन एज अंडर बिलो। ये आपको दे रखा है कि फोटोग्राफी में आपका 6 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, फोटोग्राफी में आपके कितने नंबर ऑफ 6 स्टूडेंट हैं, क्ले मॉडलिंग में आपके 30 हैं, किचन गार्डनिंग में आपके 48 हैं, डॉल मेकिंग में आपके 12 हैं और बुक बाइंडिंग में आपके कितने हैं 24 हैं। ठीक है ना। अब आपसे क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द अबव डेटा थ्रू पाई डायग्राम। तो इस डेटा को मुझे पाई डायग्राम में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो पाई डायग्राम में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सुनो। तो हमें सबसे पहले इनको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। कैसे कन्वर्ट करोगे, पहले इन सभी का टोटल करो, कितना हो जाएगा हमारे पास टोटल, इनको ऐड करेंगे हम लोग। तो 4 2 6 8 6 14, 14 6 20, ठीक है, 0 2 हो जाएगा हमारे पास, 2 3 5 4 9 10 2 12, यानी 120। ये आपका टोटल वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, आप बताओ 60। और हाँ 120 हो गई हमारे पास। ठीक है, तो अगर मुझे देखना है कि फोटोग्राफी की डिग्री कितनी है, तो फोटोग्राफी का कितना था 6, अपॉन में कौन सी वैल्यू आएगी 120, मल्टीप्लाई कर देंगे 360 का। तो पहले आप 360 डिवाइड बाई 120 करो टोटल से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ गया। अब 3 का सबसे मल्टीप्लाई कर दो तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 का इधर कर दो, 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 3 का इधर, तो ये आपकी डिग्री में आ जाएंगे। तो यानी ये हो जाएगा 18 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 4 2 144 डिग्री, ये आपका हो जाएगा 36 डिग्री, ये आपका हो जाएगा 72। टोटल को आप ऐड करोगे तो 360 ही। ठीक है ना। अब इसका हम लोग पाई चार्ट बना देंगे उनकी डिग्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, डिग्री के अकॉर्डिंग सबको पाई चार्ट में हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं, तो 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से हम लोग पाई चार्ट बना दें। 1 2 3 4 5, देख लेंगे कौन किसने डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 18 डिग्री वाला हो गया, तो 18 डिग्री वाला सपोज ये हो गया हमारे पास, ये 144 डिग्री वाला हो गया, ये आपका 72 डिग्री वाला हो गया, ये आपका 36 डिग्री वाला हो गया, और ये आपका 90 डिग्री। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। 144 आपका किचन गार्डनिंग, ये आपका किचन गार्डनिंग हो गया केजी, ये आपका फोटोग्राफी हो गया, पी से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सबका पाई चार्ट जो है वो बना सकते। ठीक है, आगे देखो आपसे कह रहा है कि इफ द गिवन डेटा इज 17 7 11 5 13 9। अब आपसे कहा गया है कि इसकी रेंज बताइए क्या होगी, इसकी आपसे बोला गया है रेंज क्या होगी। तो कभी भी अगर किसी की रेंज निकालनी होगी तो ध्यान से समझना, सबसे पहले हमें उसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें उसको कन्वर्ट, ठीक है, सबसे पहले हमें उसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना। तो असेंडिंग में अगर कन्वर्ट करेंगे तो सबसे कम कौन सा है बताओ, 5 है, फिर कौन सा आएगा हमारे पास 7 आएगा, फिर कौन सा आएगा हमारे पास 9 आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास कौन सा आएगा 11 आएगा, फिर 13 आएगा और फिर 7, इस तरीके। तो आपसे बोला जाएगा कि रेंज बताइए। तो रेंज हमेशा क्या होता था, क्या बताया था मैंने कि रेंज जो होगी वो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट होगा। लार्जेस्ट कौन सा है 17, स्मॉलेस्ट कौन सा है 5, 17 में से 5 माइनस कर दो 12। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा रेंज। इस तरीके से हम लोग रेंज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद आपको यहाँ पे लिस्ट 3 में भी आपको दे रखा है कि मार्क्स ऑब्टेन आपको दे रखे हैं 1 से 10, नंबर ऑफ स्टूडेंट 11 से 20। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे जो अभी मैंने आपको बताया था ना कि भाई 1 से 10 है, अब यहाँ पे देखो 1 का गैप है। ठीक है, तो ये आपकी लोअर क्लास लिमिट कहलाती है, ये आपकी अपर क्लास लिमिट कहलाती है। और अगर मुझे लोअर क्लास लिमिट को लोअर क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करना है, लोअर क्लास लिमिट को अगर मुझे कन्वर्ट करना है लोअर क्लास बाउंड्री में, तो लोअर क्लास बाउंड्री क्या होती है, लोअर क्लास लिमिट में माइनस कर देते हैं 0.5, और अपर क्लास बाउंड्री क्या होती है कि अपर क्लास लिमिट में प्लस कर देते हैं 0.5। ठीक है ना। तो 1 में से 0.5 माइनस कर दोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 0.5 से लेकर के
और इसमें 0.5 प्लस कर दोगे 20, इधर 11 में से 0.5 माइनस कर दोगे तो 10.5, इधर प्लस कर दोगे सेकंड वाले में तो 20, तो ये देखो गैप खत्म हो जाए। तो ये बेसिकली आपको समझना है कि लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री को हम लोग कैसे यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि आपको क्लास इंटरवल दे रखा है, क्लास बाउंड्री आपको दे रखी है, तो आपसे पूछा गया है कि बताओ लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट क्या होगी। तो लोअर क्लास लिमिट आपकी ये होती है, अपर क्लास लिमिट आपकी ये होती है। अगर मैं इन में रेंज बताऊं तो 40 माइनस 11, ठीक है, 40 में से 11 को माइनस कर देंगे तो रेंज हो जाएगी। यहाँ पे आपको क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करके देखा है, देखो इसमें से 0.5 माइनस किया गया है, इसमें से 0.5 प्लस किया। तो यही आपसे पूछा गया था कि क्या लोअर क्लास लिमिट होती है, क्या अपर क्लास। इसके बाद आगे आ जाओ, कह रहा है कि पाई डायग्राम आपको यहाँ पे फॉर्मेशन करना है इसका। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सारे को हमें क्या करना होगा, डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है ना, सारे को हमें डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा और फिर हमें उसका पाई चार्ट चाहिए। जैसे यहाँ पे टोटल आपको दे रखा है, तो अगर मुझे यहाँ पे वैगन आर की डिग्री बतानी होगी तो क्या होगी वैगन आर की डिग्री, टोटल में से जो टोटल था हमारे पास, ठीक है, तो 360 में से 80, इनका टोटल कितना था 180, तो 360 में 180 डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दोगे 72 का, ठीक है। तो सॉल्व कर लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 144 डिग्री। तो इसी तरीके से सबको डिग्री में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। अगर एस क्रॉस की बात करें, एस क्रॉस की बात करें तो कितना हो जाएगा 54/180 इंटू में 360, ठीक। तो 18 3 54 3 18 की 8 108 डिग्री हो। हम एज की बात करेंगे तो इसी तरह सबको कन्वर्ट करके जितने लोग हैं, कितने हैं 1 2 3 4 5 लोग हैं, 1 2 3 4 और 5, बस इनको यहाँ पे लिख करके उनके अकॉर्डिंग टू डिग्री के अकॉर्डिंग वहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे, खत्म, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि एक हिस्टोग्राम को हमें ड्रॉ करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आपको दे रखा है, तो आप कैसे हिस्टोग्राम को ड्रॉ करोगे समझना है आपसे। तो यहाँ पे देखो क्लास इंटरवल आपको दे रखा है, तो आप हिस्टोग्राम क्या होता था, बार ग्राफ या हिस्टोग्राम, तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे 58, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 58, ठीक है, और 61, इसके बाद आ जाएगा 64, इसके बाद आ जाएगा 67, इसके बाद आ जाएगा 70, इसके बाद आ जाएगा 73, इसके बाद आ जाएगा 76, इसके बाद आ जाएगा 70, ठीक, लिख दिया यहाँ पे। और यहाँ पे आपके आ जाएंगे फ्रीक्वेंसीज, कहाँ से स्टार्ट है 2 10 48 64 तरीके से है, तो आप लिख दो यहीं पे 2 हो गया, 5 हो गया, 3 3 के गैप में, 8 हो गया, 11 हो गया, 14 हो गया, 17 हो गया, इस टाइप में, और इस टाइप में आगे बढ़ते जाएंगे। तो अगर मुझे डायग्राम ड्रॉ करना है तो देखो 58 से 61 के बीच में कितने फ्रीक्वेंसी है 2, 58 से 61 के बीच में तो 2, तो सिर्फ यहीं तक आएगा, बस यहाँ से सिर्फ यहीं तक आएगा, 2 है ना, 58 से 61 सिर्फ यहीं तक आएगा। यहाँ से यहाँ स्टार्ट करेंगे 0 to 2, यहाँ से देखो 61 से 64 कितना है 10 है, 61 64 10 है, तो 10 है तो 10 कहाँ पे जाएगा यहाँ, तो ये यहाँ से ऐसे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका पूरा जो है वो हिस्टोग्राम का डायग्राम बन जाएगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो आपको गैप नहीं था, 58 61 है, 61 to 64 है, लेकिन अब आपका क्या है यहाँ पे अगले वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या है गैप, 10 to 14 है, 15 to 19 है, इस तरीके का गैप आ रहा है 10 to 14 15 to 19। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस गैप को हमें हटाना होगा। कैसे करेंगे हम गैप को फिर, तो आपको क्या करना होगा, लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री निकालो। क्या होगी लोअर क्लास बाउंड्री, तो लोअर क्लास बाउंड्री होगी 10 में से 0.5 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा, अब इंटरवल जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 9.5 से 14.5, फिर 14.5 से आपका 19.5, फिर 19.5 से आपका 29 में 0.5 प्लस कर दोगे 20। तो अब देखो गैप खत्म हो गया, पहले की तरह हो गया, ये देखो यहाँ पे भी गैप था क्या, नहीं था, पहले की तरह हो गया। बस अब इसको हम लोग
इसमें हिस्टोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपके इंटरवल होंगे ये वाले 9.5, 0 से 9.5, फिर 14.5, फिर 29.5। इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे 4 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, तो ये रिप्रेजेंट हो जाएगा 4 तक। ठीक, तो इस तरीके से आपका डायग्राम। तो सबसे पहले हमें इनको इसमें कन्वर्ट, ठीक है। अब जैसे ये आपको यहाँ पे दे रखा है, ड्रा हिस्टोग्राम आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड ओगिव बोथ लेस देन मोर देन आप दो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताना है कि लेस देन क्या होगा, मोर देन क्या होगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि भाई वेजेस अगर आपको दे रखे हैं तो लेस देन कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी अगर आपको बतानी है ओगिव में, तो 8 को ऐसे रखो, 8 और 10 कितना हो जाएगा 18, 18 में 16 प्लस कर दो, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 34, 34 में 14 प्लस कर दो तो 48, 48 में 10 प्लस कर दोगे तो ये 58 हो जाएगा, 58 में ये 63, 63 में कितना हो जाएगा 65। तो ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका हो गया मोर देन वाला, सॉरी लेस देन वाला। ठीक है, मोर देन वाले की अगर हम लोग बात करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मोर देन वाले में हमें क्या करना होता है कि मोर देन वाले में हमें सबसे पहले ये वाली वैल्यूज़ लेनी होती है 65 वाली। 65 वाली वैल्यूज़ आपकी आ जाएगी यहाँ पे, 65 में 8 माइनस कर देंगे, फिर 10 माइनस कर देंगे, फिर जितना आएगा माइनस करते चले जाएंगे जैसा अभी हमने बताया। ठीक, और अगर मैं यहाँ पे एक हिस्टोग्राम बनाऊँ तो इसको लेकर के अभी जो मैंने आपको बताया था हिस्टोग्राम लेस देन कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होगा, अगर इसके ऑरिजिन का पॉलीगन देखेंगे तो ये आपका चार्ट बन जाएगा इस तरीके से, ये आपका मोर देन, ये आपका। तो बेसिकली ये था हमारे पास स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा जो मैंने आज आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे MOCT की, यानी मेजर ऑफ सेंटेंस। आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू सभी को।